हेलो गाइस, आप सब मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आपको मॉक 50 या असिस्टेंट टीचर नर्सिंग का 12 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक गोलाकार गेंद का आयतन 38,808 है। मतलब एक गोलाकार गेंद है जिसका आयतन जो है कितना दे रखा है, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। यदि गेंद का पृष्ठ को पेंट करने की लागत 12.5% प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब गेंद का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ करने की लागत, मतलब कि जो गेंद है, गेंद का पूरा सरफेस, जो पूरी बॉल होती है ना, उस पूरी बॉल पर जो पेंट करना है उसको बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, जिस पर क्या रेट है, 12.5% पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है। तो गेंद को पेंट करने की कुल लागत बतानी है हमें क्या बतानी है कि गेंद जो हमारी बॉल है, गेंद है, उस पर जो पेंट करा है हमने, उस पर कितना पैसा लगेगा, कितनी लागत लगेगी। जब भी हमें कोई चीज़ लागत निकालनी होती है, किसी भी चीज़ की लागत निकालनी होती है, वो कैसे करते हैं, जो चीज़ की लागत निकालनी है उसका रेट देख लो, उसका रेट क्या है, किस रेट से। जैसे रेट है 12.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो उस रेट की गुणा कर देंगे उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से। उसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, उससे हमारी लागत निकल जाएगी। उस पर लागत कितनी लगे, मतलब कोई भी चीज़ है उसका हमें लागत निकालनी है। उसकी लागत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो उस पर रेट है उस रेट की गुणा कर देंगे, उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हमें किसी भी गेंद का, गोलाकार गेंद है, उस गोलाकार गेंद का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। ठीक। तो हमें 4 पता है, पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, और r मतलब रेडियस, मतलब त्रिज्या। तो हमें त्रिज्या क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। वो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, वो त्रिज्या हम निकालेंगे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है एक गोलाकार गेंद है, उसका आयतन बता रखा है 38,808 आयतन बता रखा है। तो किसी भी गोलाकार का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 πr³। ये होता है आयतन का फॉर्मूला। ये किसके बराबर हो जाएगा, 38,808 के। तो मैं ये यहाँ लिख सकता हूँ कि 4/3 πr³ = 38,808। कोई दिक्कत। अब 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और r³ हमें निकालनी है, = 38,808। ठीक। तो इसके बाद अब r की वैल्यू निकालनी है, इन चीज़ों को उधर ले जाओ। जो 7 और 3 है ये डिवाइड नीचे है, ऊपर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो मतलब 38,808 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या, 7 और 3। तो यहाँ पे बच गया r³। अब ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएंगे, तो बन जाएगा 4 × 22। r³ की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे हम। ठीक। ये आगे यहाँ से काट दो। अब यहाँ से काटेंगे तो 2 11 जा, सीधा 11 से काट लो ना इसको 11 से काटेंगे। अगर हम 2 से काट लो, 2 11 जा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 18, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक। अब इतना कट गया। अब देखो ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 11 से काट के देखो, 11 एकम 11, 8 84 बन गया, 11 7 77, 7 बच गया, 70, 11 6 66, 4 बच गया, 11 चौक 44, कट गया 11 से। अब जब ये 11 से कट गया, अब हमारे पास r³ क्या बन गई, r³ बन गई 1764 × 7 × 3। ठीक। अपॉन 4। अब 4 से काट के देख लो, 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 1 बच गया, 4 चौक 16, 4 एकम 4, कट गया ना। अब हमारे पास r³ क्या बच गई वैल्यू, r³ की बच गई 4 4 1 7 × 3। अब हमेशा याद रखना, यहाँ से हमें त्रिज्या निकालनी है। क्वेश्चन में त्रिज्या निकालनी होती है ना, तो क्वेश्चन में त्रिज्या निकालोगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे और टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा। तो जब हमें पता है, हमें फॉर्मूला पता है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 4r² की वैल्यू है तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, अब अगर सीधा r³ होता तो सीधा उठा के रख देते, पर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमें r² की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब है r की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे,
अब देखो आर की क्यूब है, मतलब क्यूब रूट निकालना है इसका, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। ऐसे तो आपको याद होगा नहीं क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालने के लिए मैंने क्या बताया, इनका जो भी फैक्टर है फैक्टर बना लो। 7 3 को तो ऐसे रहने दो, अब 441 का फैक्टर बना लो। 441 को क्या कर लो, डिवाइड करके देख लो। 441 को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। देखो किससे कटेगा ये, 3 से काट के देखो। 3 एकम 3, 14 बजेगा, 3 चौक 12, 2 बजेगा, 3 7 21, ठीक। अब ये किससे कट जाएगा, 3 से काटोगे, 3 चौक 12, 2 बजेगा 27, 3 हम 27, ठीक है। अब ये 49 किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। ये किससे कट, 7 7 49 और फिर 7 से कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, आर क्यूब की वैल्यू क्या बचेगी, 441 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 3 गुणा 3, सॉरी 3 गुणा 3, 7 गुणा 7 और बच के 7 गुणा 3। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है और क्यूब रूट है। क्यूब रूट में क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं। कितने का पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर बना लो। 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 ये, 3 3 हो, 3 के कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसमें से हम 1 उठा लेंगे, तो 1 उठा लिया। अब 7 कितने हैं, एक साथ ये है, एक साथ ये है, एक साथ ये है, तो 3 हो गए। तो इसमें से 1 उठा लेंगे, तो 7 गुणा 3 क्या, 21। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 21। त्रिज्या की वैल्यू क्या आ गई, 21। अब हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उठा के इसमें वैल्यू में रख दो। 4 इंटू बाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी, 21 इंटू 21, ठीक। तो यहाँ से 7 से कट गया, 7 दिया 21। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक, ये बच गया। अब इसने बोला है, फिर ये आ गया हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालनी है, लागत निकालनी है। लागत का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की गुणा कर दो रेट में। तो ये हो गया हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा कर देंगे इससे, इसके रेट से। रेट कितना दे रखा है, 12.5%। रेट कितना दे रखा है, 12.5%। तो 12.5% दे रखा है। अब क्या करेंगे, अब पॉइंट हटाने के लिए एक 0 बढ़ा देंगे नीचे। अब देखो, अब इसको जितने आसानी से काट सको आप काट दो, इसको काटो मत, इसको काटो मत, सीधा मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 22 चौक 88, 88 और 3 जा 88, 3 जा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 2 हासिल लगा, 8 3 24, 26, कितना बन गया, 2 6 4। किससे करेंगे, तो 4 6 1 6 6 और 2, ठीक। तो 2 चौक 8, 2 6 12 हासिल लगा, 2 2 4 5, ठीक। क्या बन गया, 4 8 6 14 हासिल लगा, 2 2 4 5 और 5 5 5, क्या बन गया, 5 5 4 4। अब बच गया 125। अब 125 की गुना करनी पड़ेगी इसमें, 125 की गुना कर लो। अब इसमें 5 चौक 20 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 22 हासिल लगे 2, 5 5 25 27 हासिल लगे 2, 5 5 25 2 27, ठीक। अब 2 से करेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 हासिल लगेगा, 5 दूनी 10 11। अब करेंगे 1 से, 4 4 5 और 5। अब क्या बन गया, 0 8 10 हासिल लगा, 7 8 15 19 20 हासिल लगे 2, 7 2 9 4 13 हासिल लगा 1, 5 6 7 8 9 और 6, कितना बन गया, 69300। और अपोन में गया 10, तो 1 0 से 1 0 करके कितना बच गया हमारे पास, 69300, 69300। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तो मतलब आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, जिससे हमारा टाइम बचे, ठीक। तो ये टाइप का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सोमवार को एक प्रदर्शनी देखने 1500 लोग आए। मतलब सोमवार को एक प्रदर्शनी देखने के लिए 1500 लोग आते हैं, जबकि मंगलवार को 1680 लोग आते हैं। सोमवार को तो प्रदर्शनी देखने 1500 लोग आते हैं और मंगलवार को आता है 1680 लोग। तो सोमवार को प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों की संख्या की तुलना में मंगलवार की प्रदर्शनी देखने वाले लोगों की संख्या में कितने % की वृद्धि। मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कि सोमवार को प्रदर्शनी देखना है 1500 और मंगलवार को देखना है 1680। तो हमें ये बताना है जो सोमवार को लोग देखने आए थे प्रदर्शनी, तो इससे जो मंगलवार को देखने आए, तो इससे जो लोग जो है कितने % की वृद्धि हुई है यहाँ से। मतलब सोमवार से मंगलवार में कितनी वृद्धि हुई है लोगों की, ये कह रहा है। तो अब देख लो, 1500 था सोमवार में, 1600 होगा, तो कितने वृद्धि हुई यहाँ से वृद्धि हुई है लगभग 180 की। तो हमें % निकालनी है, तो 180 की वृद्धि हुई, तो वृद्धि लिख देंगे ऊपर, अपोन में वो चीज़ आ जाए जहाँ से वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि 180 की कहाँ से हुई, 1500 से हुई वृद्धि। 1500 से 1680 होना, तो 1500 में 180 वृद्धि हुई, जब तो 1680 हुई अगले दिन के लिए। तो अपोन में क्या आ जाएगा 1500। हमें % निकालनी होती है, इंटू कर दो 100।
2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 60 बच गया, 12 से कट जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो कितने परसेंट वृद्धि हुई? 12%। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रोहित एक निश्चित धनराशि को 12% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है। मतलब एक रोहित है जिसने अपनी धनराशि को 12% वार्षिक ब्याज दर पर जमा कर दिया। मतलब कोई धनराशि है उसकी, उसने उस चीज़ को जमा कर दी किस रेट से? 12% के रेट से। ठीक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित है, मतलब कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में 2 साल बाद जो है वह कुल 28,180 प्राप्त करता है। तो 2 साल के बाद जो कुल राशि वो करता है वो कितने करता है? 28,188। ठीक है, तो रोहित द्वारा जमा की गई धनराशि में ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रोहित है, रोहित ने एक धनराशि जो है वो की जमा की, हमें नहीं पता कितनी जमा की, तो किस रेट से जमा करी है? 20% के रेट से जमा करी है। तो वार्षिक रूप से, और जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित है, मतलब कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, और 2 वर्ष के अंत में जो उसकी जो राशि है वो कितनी बन गई? 28,188। तो मतलब कि 2 साल बाद जो राशि बनी है वो पूरी टोटल कह रहा है ना, 2 साल बाद कुल राशि इतनी प्राप्त हुई है, तो टोटल राशि है, तो टोटल राशि का मतलब वो क्या होगा? हमारा मिश्र धन होगा, वो हमारा अमाउंट होगा। तो हमें बतानी है, तो रोहित द्वारा जमा की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो रोहित ने कितना धन जो है, कितनी धनराशि जमा की थी? मतलब जो भी चीज़ हम जमा करते हैं वो हमारी क्या होती है? प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। तो हमें मूलधन निकालना है। अब एक चीज़ देखो, किस रेट से जा रहे हैं? 20% के रेट से। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। अगर फ्रैक्शन याद नहीं है तो 20 लिख के परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। 1 0 1 0, 2 5 1/5 बन गई। मतलब पहले साल जो है वृद्धि 5 से क्या हो गया? ब्याज 6 हो गया। दूसरे साल कितना हो गया? 5 से 6 हो गया। तो 5 पंजे 25 और 6 जंग 36। जो ये होता है हमारा मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। जो ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारा अमाउंट या मिश्रधन, और जो इनका डिफरेंस होता है वो 11 है, ये होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो क्वेश्चन में जो 28,188 दे रखा है वो क्या दे रखा है? हमें मिश्रधन दे रखा है। और जो मिश्रधन हमने निकाला कितना? 36 यूनिट। तो 36 यूनिट किसके बराबर है? 28,188 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 28,188 अपॉन 36। ठीक, तो अब हमें निकालनी किसके? मूलधन निकालना है। मूलधन कितना? 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 25 यूनिट कितना हो जाएगा? 28,188 अपॉन 36 इंटू 25। अब काट दो, जिससे कटता हूँ। अब 2 से काट दो, 2 18 36, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 नम 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 नम 18, 2 चौक 8, ये बन गया। अब 2 से फिर कर दिया, 2 नम 18, तो यहाँ से अगर 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। ठीक, अब क्या ये देखो 9 से कट सकता है? ये 9 से काट के देखो, 9 7 63, 7 बच गया, 9 8 72, 2 बच गया, 27, 9 3 27, 9 से भी कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया? 783 इंटू 25। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं? अब लास्ट वाले की मल्टीप्लाई लास्ट में करके देखो, 5 3 15, लास्ट में 5 जिसमें है वो आंसर है हमारा। लास्ट में 5 सिर्फ एक में है तो ऑप्शन 3 कर दो। मतलब जितनी कम से कम कैलकुलेशन हो सके कोशिश करो, उतनी कम से कम कैलकुलेशन करो। मतलब जैसे हमारा, हम यहाँ पे भी ये चीज़ कर सकते थे, क्योंकि हमारे नीचे डिवाइड में था तो इसलिए हम नहीं कर सकते थे, इसलिए डिवाइड को पहले खत्म करना पड़ा। जैसे हमने खत्म किए, ये बच गया, अब सीधा मल्टीप्लाई कर दी लास्ट वाले की। ठीक, इसको ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू याद करनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे ये दे रखा है 3.26 दोनों पे बार, माइनस 2.14 दोनों पे बार, प्लस 1.33 दोनों पे बार। अब इसको सोल्व करना है। अब ये चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे ऊपर जो है पूरा लिख के 326 माइनस कर देंगे जितने पे बार नहीं है, टोटल लिख के माइनस कर देंगे जितने पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है? 3 पे नहीं है, तो 3 माइनस कर देंगे। अपॉन, मतलब अपॉन में जो भी चीज़ लिखेंगे हम पॉइंट से इधर वाली लिखेंगे, पॉइंट से इधर वाली नहीं लिखते। ठीक है, पॉइंट से इधर वाली चीज़ लिखेंगे अपॉन में हमेशा। जितने पे बार है उतने 9 लिख दो। कितने पे बार है? 2 पे, तो 2 9 लिख दो। अगर पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर होता है जिस पे बार नहीं होता तो उसके लिए हम क्या लिखते? 1 0 लिख देते। अगर एक डिजिट होती जिस पे बार नहीं होता तो 1 0 आ जाता। 2 डिजिट होती जिस पे बार नहीं होता तो 2 0 आ जाता। और जिस पे बार होता है उसको 9 से डिनोट करते हैं। जैसे इस पर 2 पे बार है तो 2 9 लिखती। माइनस 2.14 बार है तो 214 लिख के माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, अपॉन
पॉइंट के बाद कितने पे बार है, दोनों पे बार है, तो 99 प्लस ये लिख देंगे 133 माइनस किस पे बार नहीं है, एक पे नहीं है, तो कितने पे बार है, 2, 99। तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास 326 माइनस 3, 323 बटा 99 माइनस 212 बटा 99 और 132 बटा 99। ठीक, अब हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 99। तो 323 माइनस 212 और प्लस 132। अब हमें इसको क्या करना है, इसको करना है क्या, इसको करना है माइनस। तो इसको माइनस करने का भी एक आसान तरीका है, क्या, लास्ट वाली डिजिट ले लो, ये वाली डिजिट ले ली, ये वाली ले ली और ये वाली ले ली। जैसे 3 है, 3 में ऐड कर दिया 2, 3 2 5 बन गया, माइनस करना है किससे, 2 से, तो 5 में से 2 गए, 3 बचे। लास्ट में देख लो ऊपर किस में 3 आ रहा है, लास्ट में सिर्फ एक ऑप्शन में 3 है, उठा के इसे कर दो, बात खत्म। ठीक, मतलब जितनी हो सके ना उतनी कैलकुलेशन को कम करो। ठीक, जितनी हो सके आपसे उतनी कम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु 765 में बेचने पर अय्यर को 15% की हानि होती है। मतलब एक वस्तु है, कितने में बेची उसने, 765 में, तो उसे कितने की हानि हो जाती है, 15% की। तो 15% का लाभ अर्जित करने के लिए अगर उसे 15% लाभ कमाना है तो उसे उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। मतलब इसने कहा है कि एक वस्तु उसने कितने में बेची, 765 में, पर उसे 765 बेचने पर उसे 15% की हानि होगी। तो अगर उसे 15% का लाभ चाहिए तो वो वस्तु कितने में बेचेगा, मतलब 765 में बेची। अब देख उसे कितने का हानि हुई, 15% की। तो एक तरफ लिख लिया हमने सीपी, एक तरफ लिख लिया एसपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो कितने का लॉस हुआ, 15% का लॉस। 15% का लॉस का मतलब है कोई चीज़ उसने 100 में खरीदी होगी, मतलब 100 उसका क्रय मूल्य होगा, सीपी होगी, तो 15% का लॉस हुआ। तो उसने बेची कितने में होगी, 15% का लॉस 15 माइनस को, तो बेची 85 में होगी, बेची 85 में होगी ना, यही कहना चाह रहा है ना। अब उसने बेची 85 यूनिट में और क्वेश्चन में दे रखा कितने में बेचे, 765 में। तो 85 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 765, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 765 अपॉन 85। अब ये बोल रहा है कि उसे लाभ कितने का कमाना, 15% का। 15% का लाभ का मतलब है अगर कोई चीज़ 100 में खरीदी होगी तो 15 का लाभ 125 में भी 115 में बेची होगी। तो हमें 115 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 115 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 765 अपॉन 85 इंटू 115। ठीक, अब इसको काट दो, जिससे कट दो, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 3 बजे 5 सत्ते 35। ठीक, अब यहाँ से काट दो से, 5 दूनी 10, 1 बज गया, 5 3 15। अब 17 से देखो, 17 से क्या, 17 से ये कट सकता है। अब इसको देखो काट के 17 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। अब 17 से काट के देखो, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 चौक होता है 68, 68 का कितना बच गया, 8, 85। तो 17 5 85 कट गया। तो क्या बच गया हमारे पास, 45 इंटू 23। अब लास्ट वाली मल्टीप्लाई कर लो, 5 की मल्टीप्लाई 3 में 5 से 15, लास्ट में 5 देख लो जिसमें वो आंसर है। 2 ऑप्शन में लास्ट में 15 है तो इसमें हमें करना ही पड़ेगा। 2 ऑप्शन में 5 है तो करना ही पड़ेगा 45 की मल्टीप्लाई 23 में। तो यहाँ पे हमारा 5 3 15, 80 लगा, 4 3 12 13, 45 दूनी 90 होता है, 5 3 10, 1035। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नव वर्ष की सेल के दौरान एक कंपनी ग्राहक को 4 स्वेटर खरीदे और 1 मुफ्त पाया, ऑफर दे रही है, तो इस सौदे की छूट प्रतिशत कितनी होगी। मतलब इस क्वेश्चन में कहा है एक नव वर्ष की सेल हो रही है, उस नव वर्ष की सेल पे जो एक कंपनी है जो ग्राहकों को ये दे रही है कि 4 स्वेटर खरीदने पे 1 मुफ्त मिल रहा है, ये ऑफर दे रही है, 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा है। तो उसका जो सौदा है, सौदे पर छूट का प्रतिशत बतानी है। छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला कितना होता है, छूट प्रतिशत का, छूट ऊपर अपोन में आता है अंकित मूल्य इंटू 100। तो हमें एक तो अंकित मूल्य चाहिए और एक चाहिए छूट। अब एक चीज़ क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन ने बोला है कि 4 चीज़ खरीदने पे 4 चीज़ खरीदने पर 1 मुफ्त मिल जाए। तो इसका मतलब है इन्होंने ये बोला है कि 5 चीज़ खरीदो आप, उस 5 में से 5 चीज़, टोटल चीज़ तो 5 हुई ना, तो 5 चीज़ खरीदेंगे नहीं, तो 5 चीज़ खरीदने में ये बोल रहे हैं तो 4 चीज़ खरीदने पर आपको एक का लाभ मिल जाएगा, मतलब 1 मुफ्त में मिल जाएगी। मतलब चीज़ तो 5 है ना, 4 स्वेटर खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा है, तो टोटल चीज़ तो 5 होगी। तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य तो 5 का होगा ना।
अंकित मूल्य जो है 5 वस्तु का होगा ना, तो उस 5 वस्तु पे 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रही है। मतलब ये समझो 4 चीज़ खरीदने पर उसे 1 मुफ्त मिल रही है, तो उसका अंकित मूल्य तो 5 होगा ना, टोटल तो 5 है ना। तो टोटल जब 5 है तो 5 अंकित मूल्य होगा, और उस अंकित मूल्य पे 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रही है। तो अब इसने कहा है मुफ्त प्रतिशत निकालो। मुफ्त प्रतिशत होता है ऊपर में मुफ्त अपोन में अंकित मूल्य नहीं दी, मुफ्त कितनी मिल रही है 1, और अंकित मूल्य कितना है टोटल, तो 4 खरीदी और 1 मुफ्त, तो टोटल तो 5 हुई, अपॉन 5 इंटू में 100, तो 5 से कट जाएगा 20 पे, तो 20% आंसर। कितने की छूट मिली? 20%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ईजी है, 7th क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, हमें दे रखा है x रेशियो y कितना दे रखा है 7:5, हमें x² + y² रेशियो x² - y² का रेशियो निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, x का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर करेंगे 25 बन जाएगा। रेशियो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 49 + 25 कितना बन जाएगा, 49 + 25 करेंगे वो बन जाएगा 74। रेशियो 49 - 25 करेंगे 24। अब काट दो 2 से कट जाएगा 2 37 जा, ये कट जाएगा 12 पे, तो 37:12, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, तो 37:12 ऑप्शन में कौन से में, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड इज करेक्ट। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 आदमी एक नलकूप की खुदाई 20 दिन में पूरी कर सकते हैं। मतलब 30 आदमी जो है किसी खुदाई को 20 दिन में पूरी कर सकते हैं, तो उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। फिर मतलब इसने बताया 30 आदमी तो किसी नलकूप की खुदाई 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद 20 आदमी कार्य छोड़ देते हैं। मतलब कुछ दिन बाद 20 आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो यदि शेष कार्य 45 दिन में पूरा होता है, जो बचा हुआ कार्य है वो 45 दिन में पूरा होता है, तो कितने दिन बाद 20 आदमी कार्य छोड़ कर चले गए थे। मतलब ये बोला इसने 30 आदमी ने तो 30 आदमी जो है किसी नलकूप की खुदाई 20 दिन में करते थे, 30 आदमी तो करते थे 20 दिन में, तो उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, तो कुछ दिन तो मिलकर उन्होंने 7 काम किया, फिर 20 आदमी ने काम छोड़ दिया, तो 20 आदमी काम छोड़ने के बाद जो बचा हुआ कार्य है वो 45 दिन में पूरा होगा। तो हमें ये बताना है कि 20 दिन तक जो तो कितने दिन बाद 20 दिन कार्य छोड़कर चले गए थे। मतलब 20 आदमी जो है कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चले गए। तो सबसे पहले तो निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा कि 30 आदमी थे, 30 आदमी ने 20 दिन तक काम किया, तो टोटल वर्क जितने आदमी थे, जितने वर्कर थे उसकी गुणा कर दो टाइम से, वो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो 30 आदमी थे और 20 दिन में काम करते, तो टोटल काम कितना होगा 600। टोटल काम कितना होगा 600। फिर उसने बोला है कि दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, तो कुछ दिन बाद 20 आदमी ने छोड़ दिया। मतलब स्टार्टिंग में आदमी कितने थे 30, तो जो 30 आदमी थे उन्होंने कितने दिन काम किया हमें नहीं पता, तो इसलिए हम उसको मान लेंगे x। तो कुछ दिन तक तो 30 आदमी ने काम किया, फिर जो है काम छोड़ के 20 आदमी चले गए, तो काम जो बचा हुआ काम है वो बचा हुआ काम कितने आदमी करेंगे, 10 आदमी करेंगे। तो 10 आदमी करेंगे, बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, 45 दिन में। तो पहले 30 आदमी तो x दिन में काम करते हैं, फिर बचे हुए जो 20 आदमी चले जाते हैं तो वो 45 दिन में करते हैं। ये हमारा हुआ टोटल वर्क। ये हमारा क्या आ गया टोटल वर्क, क्योंकि पहले कुछ आदमी थे जो कुछ दिन काम किया था 30 आदमी ने, फिर बचा हुआ काम 45 दिन में हुआ 10 आदमी ने किया, तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क कितना देखा 600 जो हमने निकाला है। तो अब यहाँ से जो हमारी x है ये है दिन, x जो है ये हमारा दिन है, कितने दिन हमें नहीं पता कितने दिन में काम पूरा किया था इन्होंने, 30 दिन ने कितने दिन काम, जैसे जो ये हमारी x की वैल्यू है ना, तो ये हमारी होगी कि 30 आदमी ने कितने दिन में, क्योंकि यही तो लिख रहा है ना। तो हम वर्क कैसे निकालते हैं, जितने आदमी की गुणा करते हो दिन के साथ, तो हमारा वर्क आ जाएगा। तो 30 आदमी थे और हमें नहीं पता कितने दिन काम किया, तो मान लिया x दिन काम किया, तो ये वही दिन है जो हमें निकालना है। तो यहाँ से 30x की वैल्यू क्या आ गई, 30x + 10 × 45 इतना है 450 × 600। ठीक, तो 30x की वैल्यू आ गई, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 600 - 450 कितना बन गया 150। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 150/30, 0 से 0 हो गया, 3 × 5 = 5, तो x आ गया 5 डेज। तो 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोबारा समझो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला 30 आदमी जो है एक नलकूप की खुदाई 20 दिन में कर सकते हैं, पर फिर उन्होंने साथ में से काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद 20 आदमी ने छोड़ दिया काम, तो जो बचा हुआ कार्य है फिर 45 दिन में पूरा करते हैं बचे हुए आदमी। तो हमें बताना है कि 20 आदमी जो कार्य छोड़ के गए थे कितने दिन बाद गए थे। अब एक चीज़ देख, टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होता है जितने वर्कर होते हैं उसकी गुणा करते टाइम से, वो हमारा वर्क टोटल वर्क निकल जाता है। टोटल वर्क कितना होगा, 30 आदमी की गुणा करती 20 आदमी 20 दिन में, तो 600 वर्क हो गया टोटल। फिर इसने बताया दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, मतलब 30 आदमी ने मिलकर काम शुरू किया और
30 आदमी ने कितने दिन तक किया हमें नहीं पता कितने दिन तक किया, वो x दिन मान लिया हमने। तो 30 आदमी और गुणा कर दिया हमने x थे, वो हमारा वर्क आ गया। फिर बचा हुआ काम किसने किया, 20 आदमी चले गए छोड़ के, तो बचा हुआ काम किसने किया, 10 ने। तो 10 ने कितने दिन काम किया, 45 दिन इंटू 45, तो इनको जोड़ देंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना था, 600 लिख दिया। जो हमारे x है ये दिन है, कितने दिन काम किया, इन्होंने 30 दिन, तो हमसे ये पूछा x की वैल्यू। तो 30 इंटू एक्स आ गया 30x प्लस 10 इंटू 45 450 इज इक्वल टू 600। तो 30x इज इक्वल टू 600 प्लस में था, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 150 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, इसको काट दिया 5 दिन आ गया। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। मतलब 2 पाइप है A और B, तो A किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और B किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को चालू कर दिया जाए, यदि दोनों पाइप को एक साथ किसी खाली टंकी में चालू कर दिया जाए, मतलब दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया खाली टंकी में, तो उनके द्वारा इसे भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो हमें ये बताना है, दोनों को एक साथ खाली टंकी में शुरू कर दिया तो ये कितने टाइम में भर जाएगी। मतलब क्वेश्चन में कहा है कि 2 पाइप है, एक पाइप है A, एक पाइप है B। एक पाइप जो है A जो है 10 घंटे में भर सकता है टंकी को, दूसरा पाइप B है वो 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया खाली टंकी में, तो ये बताना कितने टाइम में भरते हैं। जब भी हमसे टाइम पूछे कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क पर अपन में एक दिन का काम नीचे। अब देखो हमें निकालना है 10-15 का एलसीएम। तो 10-15 का एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, इससे बड़ी वो डिजिट ले लो जो दोनों से कट जाए। अगर हम 20 लेंगे इससे बड़ी, तो 20 10 से कट सकते हैं, 15 से नहीं कट सकती। फिर 30 लेंगे, अगर हम 30 ले लें, 30 10 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी, तो इसका एलसीएम हो गया 30। ठीक, तो टोटल वर्क हो गया 30। तो अगर हम टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा 1 घंटे में उसने कितना काम किया, 30 डिवाइडेड बाय 10 कितना बन गया 3। तो A ने 1 घंटे में कितना काम किया, 3। 30 डिवाइडेड बाय 15 बच गया 2। तो B ने 1 घंटे में कितना काम किया, 2। तो दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना काम किया, 3 + 2 5। तो हमसे पूछ रहा है तो दोनों ने मिलकर कितने टाइम में टंकी भरती। तो जब भी टाइम पूछे टोटल वर्क ऊपर, टोटल वर्क कितना है 30, अपॉन में 1 दिन का काम नीचे, वो कितना 5। तो 5 × 30 ऑप्शन 3। एक तरीका तो ये है। एक तरीका दूसरा है, जब भी हमसे पूछे कि एक आदमी किसी काम को उतने घंटे में कर रहा है, दूसरा आदमी उसी काम को, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है, एक आदमी 10 घंटे में कर रहा है एक काम और दूसरा आदमी 15 घंटे में कर रहा है। हमसे ये पूछने लगे दोनों ने साथ मिलकर काम किया और दोनों ने साथ में काम करके कितने दिन में काम खत्म किया। इसको निकालने का, सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने का, जब दोनों ने काम साथ में शुरू किया तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, कितने टाइम में। तो इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है x × y अपॉन x + y। इसको और भी आसान तरीके से, इस झंझट से बचने के लिए, अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका एलसीएम लेना भारी हो जाए, ऐसे दिख जाए, अगर जिसमें 0 0 हो वो तो आसानी से हो जाएगा। अगर 0 0 वाला नहीं है, ओड में आ गया, तो ठाके ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो x कितना है 10, y कितना है 15 × 15। तो यहाँ पे है 10 + 15। तो 10 × 15 कितना बन जाएगा 150 अपॉन 10 + 15 25। तो 5 से काट दो, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 0, 5 से काट दिया 5 × 6 = 30, आ गया आंसर। ठीक, अब देखो एक ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है जो ये रेशियो दे रखे हैं, इस रेशियो में हमें बताना है कि कौन सा छोटा है, कौन सा छोटा है। देखो ये तो बहुत छोटी छोटी डिजिट है, बहुत छोटी छोटी डिजिट है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा होता छोटा कौन सा है और फ्रैक्शन जो है बड़े बड़े दे रखे होते, तो हम क्या करते, हम एक चीज़ करते, जैसे 6/11 है, 6:11, इसको 6/11 लिख सकते हैं हम। 4:9 है तो इसको 4/9 लिख सकते हैं। 7/12 है, 7:12 7/12 लिख सकते हैं। और 1:2 है तो 1/2 लिख सकते हैं इस चीज़ को। अगर ये डिजिट बहुत बहुत बड़ी बड़ी होती है तो छोटी है तो आसानी से सोल्व हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसमें ये वाला मेथड लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो ये मेथड बता रहा हूँ पहले मैं, वो मेथड बता रहा हूँ जो बड़ी चीज़ है, बड़ी वैल्यू है उनके लिए। अब ये लिख के हमसे पूछा जाए इसमें से छोटा कौन सा है, तो एक काम करेंगे, जो नीचे है उन सब का एलसीएम लेके, जो भी एलसीएम आए सब में गुणा कर दो। सब में गुणा करने पे इसको काट दो जिससे कट रहा हो, तो काटने पे नीचे वाले सारे डिजिट खत्म हो जाएंगे, फिर आसानी से हम पहचान जाएंगे कौन सा बड़ा है, तो ऑप्शन लगा देना सीधा। एक तरीका तो ये है। अब ये छोटी डिजिट है, हमें ये तरीका लगाएंगे तो बड़ा पड़ जाएगा, तो इसलिए हम सीधा इसको डिवाइड करेंगे। 6 को 11 से डिवाइड कर लो। सबसे पहले 6 को डिवाइड करो 11 से, 0 बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया, तो 11 × 5 = 55, 5 बच गया, 11 × 4 = 44, कितना बन गया इसका 0.54। अब 4 को करो 9 से डिवाइड, तो 0 बढ़ा दी पॉइंट लग गया, 9 × 4 = 36,
4 बज गया, 9 चौक 36, कितना बन गया 0.44। अब 7 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो 0 बढ़ा दी, पॉइंट लग गया, 12 पंजे 60, 10 बज गया 100, 12 छिक 90, तो 0.56 आ गया। 1/2 है तो 1/2 को करेंगे 2, 0 बढ़ा दे पॉइंट, 0 पंजे 10, तो कितना बन गया यहाँ पे 0.5 लिख लो या 0.50 भी लिख सकते हैं। अब देखो ये तो 0.54 है, 4/9 ही है ना ये, 4/9, तो 9 चौक 34, ठीक, 7/12, 4/9 आ गया 0.44, 7/12 आ गया 0.56 और 1/2 आ गया 0.50। तो अब इसमें से देख लो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 0.44 कौन सा है, 4/9, तो 4:9 इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, बस इसकी लैंग्वेज लंबी करती। अब इस चीज़ को समझो कैसे, क्या बोला है इसने बोला है अरविंद ने X रुपये में एक वस्तु खरीदी। कोई अरविंद है, उसने X रुपये में कोई वस्तु खरीदी, उसने इस पे 15% हानि पर वीरू को बेच दिया। तो उसने 15% हानि पर किसे बेच दिया, वीरू को बेच दिया। फिर वीरू ने इस परिवहन पर 176 रुपये खर्च किए, मतलब वीरू ने इसको ले जाने में परिवहन पर 176 रुपये खर्च कर दिए। तो तथा इसे 50% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। तो उसने 50% के लाभ पे किसे बेच दिया, मीनू को बेच दिया। तो यदि मीनू ने इसे इतने में खरीदा, 1539 में खरीदा, तो एक्स की मान ज्ञात की है। अब चीज़ को समझो, अरविंद ने किसी चीज़ को कितने में खरीदा, एक्स में खरीदा है। तो एक्स में खरीदने के बाद उसे कितने का लॉस हुआ, 15% का लॉस करके वीरू को बेच दिया। मतलब कि 15% पे लॉस करने के बाद जो भी वैल्यू में बेची उसने, जो बेची होगी, तो वो जो बेची होगी वो वीरू के लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। उसने क्योंकि खरीदी है, तो खरीदने का मतलब है क्रय मूल्य बन जाएगा। जो भी उसका क्रय मूल्य होगा, उस क्रय मूल्य पे परिवहन पे इतने रुपए लग गए। जो भी किसी चीज़ पे खर्च पे या कोई चीज़ उस पर चीज़ ठीक करवा रहे हैं या परिवहन पे लगा रहे हैं, वो उसके क्रय मूल्य में जुड़ जाता है। मतलब वीरू को क्रय मूल्य आ गया, उस क्रय मूल्य में 176 जोड़ देंगे। तो फिर उसने 50% के लाभ पे मीनू को बेच दिया। तो 50% का लाभ कमा के उसने उसे बेच दिया होगा मीनू को। तो जो मीनू को उसने बेचा है, तो मीनू को बेचने के बाद जो मीनू ने खरीदी है उस चीज़ को, तो इसका मतलब मीनू को क्या बन गया, वो कॉस्ट प्राइस बन गया, क्रय मूल्य बन गया। और मीनू को जो क्रय मूल्य आया और इसने कहा मीनू ने खरीदा उसे इतने में, तो वो उसके बराबर लिख दें, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दें। अब क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो, अरविंद ने किसी चीज़ को एक्स वस्तु में खरीदी, तो क्रय मूल्य कितना होगा, एक्स होगा। तो फिर उसने बोला 15% की हानि पर वीरू को बेचा। तो 15% की हानि का मतलब एक तरफ लिख लिया CP, एक तरफ लिख लिया SP। तो कोई चीज़ 100 में खरीदी होगी, 15 की हानि पर 85 में बेची होगी। ये कहना चाह रहा है ना, 100 में खरीदी 85 में बेची होगी। तो जो कॉस्ट प्राइस कितना, क्रय मूल्य कितना है, एक्स है। और जो क्रय मूल्य हमने निकाला वो कितना निकाला, 100। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 100 यूनिट होगा एक्स के बराबर। जैसे 1 यूनिट कितना आ गया, x/100। तो 85 यूनिट की वैल्यू निकाल दी हमने। तो 85 यूनिट का मतलब है x × 85/100। तो मतलब कि अरविंद ने इसे इतने में बेचा होगा, किसे, वो बेच दिया वीरू को। तो ये जो सेलिंग प्राइस है जो बेची होगी वो इतने में बेची होगी। और तो वो वीरू के लिए क्या बन गया, ये कॉस्ट प्राइस बन गया, क्रय मूल्य बन गया, क्योंकि वीरू ने खरीदी है। तो वीरू का कॉस्ट प्राइस क्या बन गया, x × 85/100। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ो, वीरू ने उस पर 176 रुपये खर्च कर दिए परिवहन पर। तो जब परिवहन पर खर्च किया वो किस में जुड़ जाता है, क्रय मूल्य में, CP में जुड़ जाता है। तो जो जोड़ दो 175 है ना, ये 176 है, 176 है ना, 176 इसमें जोड़ दिया। ठीक, तो ये बन गया इसका क्रय मूल्य। फिर इसने बोला है कि तथा इसमें 50% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। 50% का लाभ होगा तो एक तरफ CP लिख दिया, एक तरफ SP लिख दिया। तो 50% का लाभ का मतलब है 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। तो कोई चीज़ 2 में खरीदी होगी तो 3 में बेची होगी, 2 में खरीदी होगी तो 3 में बेची होगी। जो ये CP आया है वो कितना है, इतना है CP, और हमने निकाला 2 यूनिट। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 यूनिट हो जाएगा 85x/100 प्लस 176 के। यहाँ से इसका LCM ले लो पहले। तो LCM लिया, LCM आएगा 100, तो 85x, तो यहाँ पे 1 है, तो 100 LCM ले, 100 एक ही गुना कितने में करें, 100 में, तो 100 बन जाएगा। तो 100 से गुणा कर दी इसकी, प्लस में बन गया 7600। ठीक है, तो 2 यूनिट है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, वो कितने आ जाएगी, 85x/7600/100 × 2।
यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू होगी। तो हमने कितने में बेची होगी इसे, मतलब हमने क्या, इसने वीरू ने कितने में बेची होगी, तो 3 यूनिट है, 3 यूनिट में बेची है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। तो 85x प्लस 17600 अपॉन 200 इंटू 3, इतने में उसने बेची होगी। किसे बेची होगी, मीनू को। क्वेश्चन में कहा ना मीनू को बेची है, तो जब मीनू को बेची है तो ये मीनू के लिए क्या होगा, सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, उसने खरीदी है। तो मीनू ने कितने में खरीदी होगी, 85x प्लस 17600 अपॉन 200 इंटू 3। तो ये क्रय मूल्य आ गया किसका, मीनू का। और मीनू का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1539। मीनू का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1539। ठीक, अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 85x अपॉन 200 प्लस 1760 600 इंटू 3 अपॉन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1539। तो 1539। ठीक, अब 200 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से बन गया 85x प्लस 1700 इंटू में है 3 और 1539 इंटू में 200। ठीक, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 85x प्लस 1700 कितना बन गया, 51539 इंटू 200 अपॉन 3। अब 3 से काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 कम 3, 3 3 9। तो कितना बन गया यहाँ से, 85x प्लस 17600 इंटू में 51300। अब 51300 बन गया। अब ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 85x 51300 माइनस 17 सुन 200 है ना, ये 200 लिखेंगे ना यहाँ पे, 513 यहाँ पे 200 है, सॉरी वो 200 था, यहाँ पे 100 लिख दिया मैंने गलती से। 1513 की गुणा करेंगे 200 में, वो कितना बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा 102600। अब यहाँ पे आ जाएगा 102600, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 17600। तो 85x किसके बराबर आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 85000। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 85,000 अपॉन 85, तो कट गया 1000। x की वैल्यू कितनी आ गया, 1000। तो ऑप्शन में 1000 देख लो कौन से ऑप्शन में, वो है थर्ड ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 8 संख्याओं का औसत 56 है। 8 संख्या का औसत कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। प्रथम 7 संख्या का औसत 55 है। पहले 7 संख्या उसका औसत दे रखा है 55, तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब देख, 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 56 और 7 संख्याओं का दे रखा है 55, तो हमें 8वीं संख्या बतानी है। तो 8 संख्याओं का जो औसत दे रखा है 56, यहाँ से हम इसका सम निकाल देंगे, मतलब टोटल संख्या कितनी बनी, कैसे, जो भी टोटल सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी औसत होता है उस औसत को गुणा कर देंगे हम संख्या से, जो मतलब 56 औसत है, औसत की गुणा कर दी 8 से, तो ये हमारे टोटल नंबर निकल जाएगा। 56 की गुणा 8 में करेंगे कितना बन जाएगा, 8 6 48, हाथ से लगे 4, 8 5 40 44, तो ये बन गया 8 संख्याओं का सम बन गया 448। अब प्रथम 7 संख्याओं का निकाल देंगे हम 55। प्रथम 5 संख्याओं का सम कैसे निकालेंगे, जितने भी औसत है उसकी गुणा कर देंगे संख्या से। औसत कितनी है 55 और संख्या कितनी है 7, तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, हाथ से लगे 3, 7 पंजे 35, 3 38, कितना बन गया 385। कितना बन गया 385। देख, ये 7 संख्या का आ गया हमारे पास सम, ये 8 संख्या आ गया। जब 8 संख्या में से 7 संख्या के माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो 8, जो लास्ट संख्या है 8 संख्या का तो ये है और 7 संख्या का ये होगा। अगर इसमें से 8 संख्या वाले में से 7 संख्या का सम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो 8वां नंबर जो है, वो 8वां नंबर कितना होगा। ठीक है, वो 8वां नंबर कितना होगा, तो माइनस कर दो इसमें से। 448 में से अगर मैंने 385 माइनस किया, कितना बन जाएगा 3, 14 में से 6, तो 63 नंबर होगा, वो 8वां नंबर कितना होगा 63। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है दिया गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय और उनकी बचत को दर्शाता है। मतलब एक पाई चार्ट दे रखा है, ये वाला पाई चार्ट। तो इस पाई चार्ट पे इन्होंने ये दर्शा रखा है कि किसी भी मतलब कि जो एक परिवार है उस परिवार ने कितना कितना खर्च किया और कितना कितने बचत की। तो
एक परिवार है जिसने भोजन पे किया 15% खर्च, यात्रा पे की 12% खर्च, मकान पे किया 15% खर्च, और कपड़े पे किया उसने कितना परसेंट खर्च, कपड़े पे किया है उसने खर्च कितना, कपड़े पे किया 10%, और शिक्षा पे किया 20%, और बचत पे किया 28%, बचत पे किया है 28%, ठीक है। बचत पे कितना खर्चा किया, 28% खर्चा किया है बचत पर, ठीक है। तो ये जो कपड़े पे है वो कितना है, 10%, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, अब इसने क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है भोजन और शिक्षा पर व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब भोजन पर जो खर्चा हुआ है और शिक्षा का जो खर्चा हुआ है उसका अनुपात बताना है। भोजन और शिक्षा का अनुपात बताना है, तो भोजन का खर्चा जो है ऊपर आएगा, अपोन में शिक्षा का खर्चा आएगा, तो अनुपात निकल जाएगा। तो भोजन पर खर्चा कितना है, भोजन पर जो खर्चा है वो 15% है, तो 15 ऊपर अपोन में आएगा, अनुपात निकालना है। तो शिक्षा का खर्चा, शिक्षा का कितना है 20, तो ये हमारे अनुपात निकालना है। तो 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 चौक 20, तो कितना आ गया 3:4। तो अनुपात क्या आ गया हमारे पास 3:4। ऑप्शन में देखो कौन से में है, तो थर्ड ऑप्शन में ये चीज़ है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समूह में 30 लड़कों का औसत वजन 52 है। तो एक समूह है जिसमें 30 लड़कों का औसत वजन दे रखा है 52, तो 54 किलो, 58 किलो और 61 किलो वजन वाले 3 अतिरिक्त लड़के इस समूह में शामिल हो जाते हैं। मतलब एक समूह में 30 लड़के थे जिसका औसत वजन था 52, तो फिर 3 लड़के और शामिल हो गए उस समूह में, 54 किलो वाले, 58 किलो वाला और 61 किलो वाला। तो सभी लड़कों का नया औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो नया औसत वजन बताना है। अब एक चीज़ देख, किसी भी समूह में 30 लड़के थे, उसका औसत वजन दे रखा है 52, तो अगर हम औसत को उसके टोटल संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा सम कितना है। तो 52 औसत है, तो 52 की गुणा कर दी 30 से, तो ये हमारा औसत, ये हमारा टोटल सम आ जाएगा किसका, टोटल सम आ जाएगा किसका 30 लड़कों का। तो फिर उसमें 3 लड़के और जुड़ गए, 3 लड़कों का वजन और जुड़ गया, मतलब ये आ गया हमारा टोटल वजन किसका 30 लड़कों का। तो फिर 3 लड़के और उस समूह में जुड़ गए, कितने किलो के, 54 किलो के, फिर 58 किलो का और 61 किलो का। इनका जो सम आया है हमें निकालना है इसका क्या, औसत। तो औसत निकालना है, टोटल सम ऊपर, तो ये तो टोटल सम आ गया ऊपर, क्योंकि 30 पहले लड़के थे, 3 और जुड़ के 33 लड़के, तो उन 33 लड़कों का वजन का जो सम है ये आ गया। और औसत कैसे निकालते हैं, टोटल सम ऊपर, अपोन में टोटल नंबर, नीचे आएगा टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने, 33 स्टूडेंट हो गए। कितने स्टूडेंट हो गए, 33। तो इसको सोल्व करेंगे, 52 की गुणा 3 में करेंगे, कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1560। तो 1560 की गुणा प्लस 54 प्लस 58 प्लस 61, ठीक, अपोन में 33। तो अब इसको प्लस करके कितना आ जाएगा 1733 अपोन 33, ठीक। अब सीधा क्या करेंगे, अब सीधा इसको हम, अब इसको डिवाइड कर लो सीधा। तो 33 को 1733 से डिवाइड कर लो। 33 की क्या गुणा करूँ कि 173 के पास आ जाए। अगर मैं 33 में 5 की गुणा करूँ, 5 3 15, 80 लगाए, 5 3 15 16, 165 आ गया। तो मतलब 33 की 5 में 165 बन गया, कितना बच गया 8, तो 83, 83 बच गया। तो 83 में किसके पास बनेगा, 33 दूनी 66 बनता है, तो 33 दूनी 66 बन गया। 66 में कितना बच गया, 14 3 17, 17 बच गया। कितना बच गया 17, 17 ये कटेगा नहीं तो जीरो बढ़ा दी, जीरो बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया। तो 170 कितने पे आएगा 5 पे, तो 33 पंजा 165, 5 बच गए। 33 पंजे 165, 5 बच गए, 50 बच गया। तो 33 एकम 33, तो फिर बच गया कितना 17। तो 52.51 यहाँ तक ये निकाल लेते हैं। 52.51 आंसर है। कौन सा ऑप्शन में 52.51, तो 52.52 है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, उसको सीधा सिंप्लीफाई क्या बताना है, मोड मास लगेगा। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के सोल्व के बाद डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ये करते रहेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट है, जैसे ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो इनको सोल्व करेंगे पहले, और चीज़ बाद में देखेंगे। जैसे ये है, ये चीज़ ऐसे लिख दो, 65/26 इंटू 1/18 माइनस 38/57 है, 38/57 है। अब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जैसे इसको बनाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा 95/19, ठीक, माइनस ये बन जाएगा 82/123 इंटू 78/12। अब ये पहले ब्रैकेट वाला कटता हो, काट दो। अब 19 है, 19 दूनी 38 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं किससे कट सकता हूँ, ये
मुझे सीधा टेबल सी याद है थोड़ी सी, इसलिए कट जाएगा 19 तिये 57 और 19 पंजे 95, तो 19 से कट गया सीधा। तो थोड़ी सी आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, तो टेबल याद होनी चाहिए वरना आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे इतनी तो। या 3 से भी काट सकते हैं, पर 3 से काटने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए सीधा थोड़ी सी टेबल याद होनी चाहिए आपको, ठीक। तो इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको मैं किससे काट सकता हूँ, 2 से काटना पड़ेगा इसको। तो 2 छिक 12, यहाँ से कट जाए 2 41 जा, ठीक। फिर 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 1 बच गया, 6 3 18, 13 बच गया, ठीक है। और ऑफ है, ऑफ को मतलब है मल्टीप्लाई 24/84/27। अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 65/26, एक साथ लीजिए 65 × 1 65 बन गया, 26 × 18, ठीक। माइनस तो 2 × 5 कितना बन गया 10, नीचे बन गया 3, माइनस का 41 × 13, 41 × 13 अपोन नीचे बच गया 123, बस 123 बच गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये ब्रैकेट बंद, इंटू में 84/27, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो 65/26 × 18 माइनस ब्रैकेट, तो 3 और 133 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 133 का एलसीएम 123 ही आएगा, 3 और 123 का एलसीएम 123 आएगा। कैसे, मैं करके बता देता हूँ। जैसे हमने 3 और 123 का एलसीएम लिया, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, अब ये कट जाएगा 41 से, 41 × 3 कितना बन जाएगा 123 बन जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 3 एकम, ठीक। अब देख, अब 3 है, 3 में 141, 3 में 123 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 41 से मल्टीप्लाई, सीधा एक देखो ना जो फैक्टर है, तो 3 से क्या मल्टीप्लाई करेगा 41, 3 को छोड़कर जो बच गया उससे मल्टीप्लाई कर दो 41 से, तो 41 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 410 बन गया, माइनस अब 123 की कितने में करेंगे 123 बन जाएगा 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको, तो 41 × 33 करेंगे कितना बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा 533 × 84/27, ठीक। अब इसके बाद सोल्व करेंगे इसको, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 65/26 × 18 माइनस का 410 माइनस 533 का कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा माइनस का 120, तो माइनस का 120 बन जाएगा, सॉरी माइनस का 123 बन जाएगा, तो अपॉन 123, ठीक है, इंटू 84/27, तो 123 से 123 गया तो माइनस का 1 बच गया। अब यहाँ पे बना 65/26 × 18 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 × 84/27, ठीक। अब क्या बन गया 65/26 × 118 प्लस 84/27। अब इसकी हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 65 अपोन मल्टीप्लाई करने पे कितना बनता है 468 प्लस 84/27, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 1404, कितना आ जाएगा 1404, मैं करके दिखा देता हूँ एलसीएम, क्योंकि और आसान नहीं हो जाएगी। फिर जैसे हमने 468 है, इसको 27 एलसीएम लेना है, तो पहले 3 से काट दो, ये कट जाएगा 156 पर, ये कट जाएगा 3 नम 27, अब फिर से 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 52 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, अब ये 52 से कट जाएगा, बात खत्म। अब इसकी मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1404। अब 468 में कितने से मल्टीप्लाई करे कि 404 बन जाए, 404 बन जाए, सीधी सी बात है, जो फैक्टर किया उससे देख लो, 468 है तो 468 देख 52 × 3 × 3 करेंगे 468 बन जाए, तो 468 को छोड़कर जो बच गया उससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 बच गया ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 65 को, 65 × 3 प्लस 27 है, 27 में क्या मल्टीप्लाई कर 14 बन जाए, यहाँ से 27 बना लो पहले, 3 × 3 × 3 बन जाएगा 27, इसको छोड़कर जो बच गया उससे मल्टीप्लाई कर दो, 52 बच गया ना, तो 52 से मल्टीप्लाई कर दो 84 की 52 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 65 × 3 क्या बन जाएगा, 65 × 3 बन जाएगा 195, और 84 प्लस 52 बन जाएगा हमारे पास 4368 अपॉन 1404। अब इसको प्लस करेंगे कितना बन जाएगा 4563 अपॉन 1404, ठीक 1404। अब क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे किससे, 3 से काट लो, 3
चौक 12, 2 बज गया, 3 छंग 18, 2 बज गया, 3 अट्ठे 24। तो ये इसका कट जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब फिर से 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 से कट जाएगा कितने पे 507 पे। फिर 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ये 3 से फिर कट जाएगा कितने पे 169 पर। तो क्या बच गया हमारे पास बच गया 169/52। अब इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कैसे करेंगे? अब इसको देखो, 2 से कट नहीं सकता क्योंकि ओड है, 3 से ये कट जाएगा, ये नहीं कर सकता, 4 से नहीं, ये नहीं कर सकता, 5 से नहीं कर सकते, 6 से नहीं कर सकते क्योंकि 6 से ये ओड नहीं कर सकता कभी भी, 7 से ये इवन नहीं कर सकता, 8 से इवन ओड नहीं कर सकता, 9 से इवन नहीं कर सकता, 10 से वैसे नहीं कर सकते। अगर 11 से काटेंगे, 11 से काटोगे, 11 से काट के देख लो 52 नहीं कटेगा 11 से, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से काट के देखो, 13 से काट के देखो, 13 दूनी 13 कम 13, 3 बज गया, 13 3 39, देख 13 से कट गया और 13 चौक 52 ये कटेगा, 13/4 आंसर है। तो 13/4 कौन से ऑप्शन में? 4th ऑप्शन में, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है कि 40 का 60% 35 के 2/5 से कितना अधिक है? 40 का 60% निकाल दो, तो 40 का पहले निकालते हैं 60%, तो 40 × 60% मतलब 60/100, 1 0 से 1 0 होगा, 1 0 से 1 0, कितना बचेगा 24। तो फिर ये कहता है 35 का 2/5, 35 का 2/5, तो 5 7 35, 7 दूनी कितना बनेगा 14। तो ये कह रहा है जो 40 का 60% आएगा, 40 का 60% 24 आ गया, और 35 के 2/5 जो आएगा वो उस 35 के 2/5 से कितना अधिक है? 35 का 2/5 है 14, ये है 24, तो 14 से कितना अधिक है? ये 10 अधिक है, तो 10 अधिक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, तो 10 अधिक है। ठीक है।